गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 38 में सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चे, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ है उस लास्ट लेक्चर में संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात की थी और आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है केवल मैंने उसकी परिभाषा ही आपको बताई है और उसका डायग्राम बना के समझाया है। ठीक है, तो आज हम उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए भाई, एक्चुअली मैंने इससे लास्ट क्लास में आपको पैरेलल और सीरीज जो कॉम्बिनेशन है दोनों का डिफरेंट भी आपको बताया था, याद आ रहा है सभी को। तो परिभाषा हम पढ़ते हैं कि भाई संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े हुए सभी संधारित्रों की समान ध्रुवता वाली प्लेटें एक साथ किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। आ रही बात समझ में? तो संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन कौन सा संयोजन कहलाएगा? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। या कहने का मतलब एक ऐसा संयोजन जिसमें जुड़े सभी संधारित्रों की समान ध्रुवता वाली प्लेटें किसी एक साथ किसी एक पॉइंट पर क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा भैया? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन करके देखें तो आप देख सकते हैं ये तीन संधारित्र आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन तीनों संधारित्रों की समान ध्रुवता वाली प्लेटें हैं, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट है धनावेश प्लेट वो एक साथ पॉइंट ए पर है और जो नेगेटिव प्लेट है वो एक साथ पॉइंट बी पर कनेक्टेड है। तो बताइए ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं क्या नहीं? किसके साथ जुड़े हुए हैं? एक बी वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की, आ रही बात समझ में? तो समांतर क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र जुड़े होंगे सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो कैसा रहेगा? एक समान। जबकि चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C ये दोनों कैसी रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि सर ये प्रथम संधारित्र है, यहाँ पर उपस्थित आवेश का मान प्लस Q1 और माइनस Q1, यहाँ पर Q2 है और थर्ड का कितना हो गया? Q3। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C1, इसकी C2 और इसकी कितनी हो गई? C3। और तीनों संधारित्रों की प्लेटों के मध्य का जो उत्पन्न विभवांतर है वो कितना है? V है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं? आप ज़रा ध्यान दीजिए। अब हम इसको हल करते हैं तो आप देखेंगे हम जानते हैं Q बराबर में क्या होता है? CV। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो मैं कहूँगा भाई प्रथम संधारित्र की प्लेट पर उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा भाई? Q1 बराबर में कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल तो इक्वल है ही है, तो Q1 इस कस्टम में C1B। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की प्लेट पर
उपस्थित आवेश Q2 = में C2 × B, ये हो गया। और तृतीय संधारित्र की प्लेट पर कितना हो जाएगा? Q3 = में C3 × B, हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, माना अतः संयोजन में जुड़े संधारित्रों पर उपस्थित कुल आवेश। ठीक है, तो मान लिया भाई कुल आवेश कितना है? Q। तो संयोजन में 3 संधारित्र जुड़ रहे हैं ना, इन तीनों संधारित्रों पर उपस्थित कुल आवेश निकाल रहे हैं। तो हमने मान लिया सर टोटल चार्ज कितना है? Q। तो इस टोटल चार्ज Q का मान इन प्रत्येक तीनों संधारित्रों में जो उपस्थित प्रत्येक पर जो अलग अलग आवेश हैं सभी के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो Q बराबर में हम लिख देंगे Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, Q कुल आवेश है, तो कुल आवेश, कुल धारिता और कुल विभव दोनों के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इस Q की जगह पर हम क्या रख देंगे? CB। Q1 की जगह पर आपने क्या निकाला है? C1B। Q2 की जगह पर C2B और Q3 की जगह पर C3B। B यहाँ पर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप रखेंगे CB = में B कॉमन ले लिया आपने, C1 + C2 + C3। B से B कैंसिल हो गया, तो C बराबर में क्या वैल्यू आ जाएगी? C1 + C2 + C3। दिस इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। आ रही बात समझ में? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है उसका सूत्र क्या आ गया? C = में C1 + C2 + C3। और सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना निकल कर आ रहा था? इन्वर्स में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 1/C में 1/C1 + 1/C2। तो उम्मीद रखूँगा कि ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपको याद रहेंगे और ये बहुत ही नॉर्मल सी और बहुत ही ईजी सी चीज़ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब वही इसका एक लास्ट नोटिफिकेशन पॉइंट बनता है कि भाई अगर कॉम्बिनेशन में n संधारित्र जुड़े हुए हों तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट। माना संधारित्र में माना संयोजन में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हुए हैं। माना संयोजन में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो बेटा स्मॉल n संधारित्र जुड़े हैं तो सीरीज़ क्या बनेगी? C = में C1 + C2 + C3 + Cn। तो मैं सभी धारिता को एक समान मान लेता हूँ। तो मैंने मान लिया, माना C1 = C2 = C3 .. Cn = C0 मान लिया। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? C बराबर क्या मानी है मैंने धारिता? C0। कितने संधारित्रों की मानी है? n संधारित्रों की। तो मल्टीपल कितने से करा दोगे? n से। तो n संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र निकल कर क्या आ जाएगा? C = में NC0। आ गया। अब याद कीजिए, जैसे कि मैंने आपको श्रेणीक्रम संयोजन में सीमाएं निकलवाई और एक संधारित्र में से अनेक संधारित्र बनाकर उनको कॉम्बिनेशन में जोड़ना सिखाया, तो ठीक उसी प्रकार से अब हम समांतर क्रम संयोजन की सीमाएं पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इन्हीं में से ही न्यूमेरिकल आपको, यानी कि एक परिपथ या जाल वाला न्यूमेरिकल जिसमें आपको कई सारे संधारित्र दिए हुए होंगे और उन सभी की तुल्य धारिता पूछेगा, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। आई बात समझ में? तो वो भी मैं न्यूमेरिकल आपको हल करवाऊँगा, तो उनको हल करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, हमारा अगला टॉपिक है समांतर
क्रम संयोजन की सीमाएं, समांतर क्रम संयोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने एक संधारित्र का निर्माण कर रहा हूँ, ये लीजिए, हो गया कि संधारित्र, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है, इस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब आप देखेंगे ये धनावेशित प्लेट है, ठीक, ये ऋणावेशित हो गई, और ये इन दोनों प्लेटों के मध्य की अल्प दूरी स्मॉल डी, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस एक संधारित्र में से दो संधारित्र बन जाएं, और ये दोनों के एक में से दो संधारित्र बन जाएं, और दोनों के दोनों कौन से क्रम में जुड़े रहें, समांतर क्रम में जुड़े रहें। तो याद कीजिए, जैसे कि मैंने आपको श्रेणीक्रम संयोजन की सीमाएं पढ़ाई, देखो मैं चाहता तो डायरेक्टली आपका बुक वाला भी डायग्राम बना देता, और वो भी मैं समझाऊंगा कैसे आ रहा है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें उन्हें तोड़ना पड़ता है, जो मूल आकृति होती है उसको क्रॉस करना पड़ता है और एक नई आकृति का निर्माण करना पड़ता है। उस सिचुएशन में ये कंसेप्ट काम आता है, इस वजह से मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको बीच में से काट दिया, काटा कि नहीं काटा। अब ज़रा देखना भाई, एक और ये दो भाग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, और इसको मैंने नाम दे दिया R, दे दिया PR। दो संधारित्र नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पॉइंट P पर समान ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं कि नहीं, पॉइंट R पर समान ध्रुवता वाली प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं कि नहीं। तो दो संधारित्र हुए कि नहीं हुए, दोनों के दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में है क्या नहीं। अब मैंने इन दोनों संधारित्रों में ये क्या भर दिया, पैरावैद्युतांक भर दिया, दिख रहा होगा आपको, भर दिया पैरावैद्युतांक। इसमें हो गया एप्सिलॉन R1, इसमें हो गया एप्सिलॉन R2, बन गया। ठीक है, अब मैंने मान ली सर पहले की धारिता C1 है और दूसरे की धारिता कितनी है, C2 है। तो एक चीज़ गौर कीजिए, अगर आप लगातार अगर ढंग से पढ़ रहे हैं घर जाकर, श्रेणी क्रम संयोजन में जब हमने एक संधारित्र में से दो संधारित्र बनाए थे, तो आपको मैं याद दिला दूं, तो हमने प्लेट को बीच में रखा था, जिससे उसके जो मध्य की दूरी है वो आधी आधी हो गई थी कि नहीं हो गई थी, हो गई थी ना। अब मैंने प्लेट को यहाँ से 20 से काटा है, तो इनके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैसा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं द टेंडेंसी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में किसी भी संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C में C0 इंटू एप्सिलॉन R। बोलो होता है कि नहीं होता है। जब किसी भी संधारित्र में पूर्ण रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो उसकी धारिता का सूत्र होता है C में C0 इंटू एप्सिलॉन R। और यहाँ पर C0 क्या होती है भाई, निर्वात की उपस्थिति में किसी भी समांतर पेड़ संधारित्र की धारिता, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो मेजर फंक्शन में इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या नहीं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी, C0 की जगह पर ये वाला मान, इनटू में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। बोलो होता है कि नहीं होता है। और ये मैंने सिद्ध भी कराया है, आपको कराया है। तो अब मेरे पास दो संधारित्र, दोनों की निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ प्रथम संधारित्र के लिए। प्रथम संधारित्र की धारिता C1, तो एरिया A/2 क्षेत्रफल आधा होगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई स्मॉल डी इंटू एप्सिलॉन R1। समझ में आया कुछ मैंने A/2 किया है, क्योंकि मध्यस्थ भाग से काटा है तो एरिया आधा हो गया ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ C1 बराबर में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 स्मॉल डी इंटू एप्सिलॉन R1। बोलो बनेगा कि नहीं। अब आप इसको देख लीजिएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी C0 के बराबर है, तो क्या इसको मैं C1 में C0 डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन R1 लिख सकता हूँ क्या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया C1। सेम यही प्रोसेस किसके लिए अप्लाई हो जाएगा,
सेकंड कैपेसिटर के लिए, तो सेकंड कैपेसिटर की वैल्यू क्या बनेगी, C2 इज में C0 डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन R2, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R2। नजर आ रहा होगा आपको, सेम यही प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द्वितीय संधारित्र के लिए, तो द्वितीय संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, C2 इज में C0 डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन R2। हो गया, ये पहले की हो गई, वो कौन से की हो गई, दूसरे की हो गई। अब कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ये, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम संयोजन से। समांतर क्रम संयोजन से। समांतर क्रम संयोजन कहता है C इज टू में C1 प्लस C2। अरे भाई दो ही संधारित्र है तो हमने दो ही ले लिए, तो ध्यान दें C इज टू में C1 कितना चल रहा है, C0 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन R1 प्लस C2 की जगह पर C0 डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन R2। कुछ कॉमन आ रहा है, C0 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लें, तो C इज टू में C0 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। हो गई है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे चलिए, अब ये तो हो गया मेरा वाला तरीका, जो मेरा खुद का मेथड है। अब हम बात करते हैं जो आपकी बुक में जो इसकी लिमिटेशंस दे रखी हैं वो किस टाइप सेल कर रखी हैं, तो आप ज़रा उनको भी मैच करके देख लीजिएगा, तो आपको कहानी यहीं पर क्लियर हो जाएगी। अकॉर्डिंग योर बुक, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग योर बुक वैल्यूशन कुछ स्टेप से दे रखी है। देयर आर 3 कैपेसिटर्स, यानी कि एक संधारित्र के कितने हिस्से कर दिए, 3 कर दिए, एक संधारित्र के 3 हिस्से, तो एक में से कितने संधारित्र बन गए, 3 बन गए, 3। ठीक है भाई, जरा देखना भाई 3 संधारित्र हैं क्या, नहीं, तीनों के तीनों संधारित्र किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये मैंने डिफरेंट टाइप की आकृति इसलिए बनाई है क्योंकि तीनों का अलग अलग पैरावैद्युतांक शो कर रहा हूँ। पहले का जो पैरावैद्युतांक भरा हुआ है वो है एप्सिलॉन R1, दूसरे में जो भरा हुआ है वो है एप्सिलॉन R2, और तीसरे में जो भरा हुआ है वो कितना हो गया, एप्सिलॉन R3। ठीक है, अब ये फर्स्ट कैपेसिटर है तो इसकी जो धारिता होगी वो कितनी होगी, C1, सेकंड की C2 एंड थर्ड की कितनी हो जाएगी, C3। हो गई तीनों की अलग अलग। एक चीज़ आएगा, अब देखो ये तो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी यहाँ पर भी स्मॉल d है, ये भी स्मॉल d और यहाँ पर भी स्मॉल d। तो आप देख सकते हैं प्लेटों के मध्य की दूरी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव पड़ सकता है कैसे कि ये 3 संधारित्र थे, तीनों को मैंने काटा है, सॉरी एक संधारित्र था जिसको मैंने 2 भागों में बांटा, तो तुम्हारे पास 3 संधारित्र प्राप्त हो गए, एक यहाँ से काटा और एक यहाँ से काटा। तो अब से बात है एरिया अलग अलग होगा कि नहीं, तो पहले संधारित्र का एरिया A1, दूसरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, A2 जैसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, और तीसरे का कितना हो गया, A3। ठीक है, अब नॉर्मल सी कहानी है ही है, कैसे निकालोगे हम जानते हैं, दैट मीन्स वी नो दैट द अटेंडेंसी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में किसी भी
समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता, जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया है, C = में C नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या आप उसको लिख सकते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इंटू एप्सिलॉन आर। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? अरे C नॉट की जगह पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d है, और मल्टीपल में क्या चल रहा है? एप्सिलॉन आर चल रहा है। अब यहाँ के बाद मेरे पास 3 कैपेसिटर है अकॉर्डिंग योर बुक पैटर्न, बाकी कहानी सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। 4 फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर प्रथम संधारित्र के लिए कैपेसिटेंस कितनी निकल कर आएगी? डायरेक्टली लिख दूं तो चलेगा? आप सभी जानते हैं C1 = में C नॉट डिवाइड बाई 2, सॉरी C1 = में, बिकॉज अब मैंने आधा नहीं किया है, A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट किया है, तो C1 = में एरिया A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन R1। 4 सेकंड कैपेसिटर कितना बन जाएगा? C2 = में A2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सेकंड का एरिया A2 डिवाइड बाई स्मॉल d इंटू एप्सिलॉन R2, हो गया। 4 थर्ड कैपेसिटर कितना बनेगा? थर्ड कैपेसिटर के लिए C3 = में A3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई स्मॉल d इंटू एप्सिलॉन R3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हो गया भाई। अब आप कौन से कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट कर रहे हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो आप जानते हैं समांतर क्रम संयोजन से। कितने संधारित्र हैं? 3, तो C बराबर में C1 + C2 + C3, तो C = में C1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इंटू एप्सिलॉन R1, C2 प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इंटू एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d इंटू एप्सिलॉन R3। अब देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d, एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d और एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये लीजिए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d कॉमन आ गया। इनसाइड क्या बच रहा है? A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। तो बेटा ये हो गई समांतर क्रम संयोजन की सीमाएं। आ रही बात समझ में? यानी कि कहने का मतलब केवल इतना सा ही है कि जो हमारे पास किसी भी संयोजन की जो लिमिटेशन दी हुई होती हैं उसमें हमें ये चेंज करने या ये सीखना पड़ता है कि कौन से संयोजन में किसी भी संधारित्र की कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दूरी पर प्रभाव पड़ रहा था, आ रही बात समझ में? तो हमने दूरी के अतिरिक्त वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है एरिया पर, ठीक है, तो हमने एरिया के अकॉर्डिंग निकाल ली। अब डायरेक्टली अगर मैं इसको सीधा बनाता, पता है इससे जो पहले वाली जो कंडीशन मैंने समझाई उसका तर्क क्या है, वो मैंने आपको क्यों बताई है, उसका लॉजिक क्या है। अब मान लीजिए डायरेक्टली अगर मैं इन तीनों संधारित्रों को यहाँ पर बनाकर आपके सामने चित्र बना देता और मैं आपसे कहता कि इसकी प्लेट का एरिया A1 है, A2 है, A3, आप कहते सर ऐसे कैसे मान लिया आपने? चेंज करने का कोई तरीका भी तो होगा। अरे बात समझ में? ठीक है, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक संधारित्र में हमने इसको अलग अलग किया है, तो सभी का एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बात समझ में? दैट्स द लिमिटेशंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एक किसी बच्चे ने कमेंट किया था, एक एग्जाम्पल पूछा था उसने मेरे से कि उसने कहा था कि सर एग्जाम्पल नंबर 11 बताइए चैप्टर नंबर 4 का। तो भैया ऐसा है, अपनी बुक निकाल लो और बुक के पेज नंबर आप आ जाइएगा पेज नंबर 79 पर आ जाइए।
पेज नंबर 79 पर आ जाइएगा। उम्मीद करता हूँ सभी आ गए होंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, न्यूमेरिकल को पढ़ लें भाई। किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से एग्जाम्पल नंबर 11, जिसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इन प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों के मध्य 3/4 स्मॉल d दूरी में एक एप्सिलॉन r पैरा वैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता के मान की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो भाई जहाँ तक मेरा मानना है तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल ही घटिया किस्म का है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो समझाने के लिए हम हैं यहाँ। तो ध्यान दो भाई, सॉल्यूशन। तो एक बार आप न्यूमेरिकल पर वापस से फोकस डाल लीजिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता C है। कह रहा है इसके प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। कह रहा है यदि प्लेटों के मध्य 3/4 दूरी यानी कि 3/4 दूरी में अगर हम एक एप्सिलॉन पैरा वैद्युतांक वाला पदार्थ भर दें, एप्सिलॉन r पैरा वैद्युतांक वाला पदार्थ भर दें, संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो देखो बेटा सॉल्यूशन तो समझ लीजिएगा। ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, +q एंड -q, प्लस, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव प्लेट हो गई। दैट्स द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड देयर आर मिस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्मॉल d, ठीक है। अब अगर इसके 3/4 भाग में, तो याद लीजिए आंशिक रूप से पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है भाई। ये लीजिए, ये 3/4 हिस्सा हो गया। अब इसमें मैंने ये लीजिए, ये पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया पैरावैद्युत पदार्थ। तो इसकी दूरी को मैं स्मॉल t के बराबर मानता था कि नहीं। अब उसने ऑलरेडी आपको दे दिया भाई, स्मॉल t डिवाइड बाई में कितना दे रखा है बताना एक बार, 3/4d, ये वैल्यू दे रखी है उसने 3/4 इंटू d, ये वैल्यू उसने दे रखी है। तो यार देखो सीधी सी बात है, हम जानते हैं, याद कीजिए थर्ड कंडीशन, जब मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के मान की गणना करवाई थी तो उसमें मैंने आपको थर्ड स्टेप पढ़ाया था कि जब पैरावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आंशिक रूप से भरा हुआ होगा तब निकालेंगे हम। तो आप देखेंगे C = में हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो क्या निकल कर आता है, C = में A एप्सिलॉन नॉट, आ रही बात समझ में, डिवाइड बाई D - T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, आ रही बात समझ में। अब उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो धारिता पूछ रहा है, तो जहाँ पर T है वहाँ पर T की जगह पर आप क्या रख देंगे, 3/4 स्मॉल d। तो इसकी जगह पर आप ये वाला मान रखेंगे। तो C = में देखिएगा यहाँ से आगे, C = में A एप्सिलॉन नॉट d माइनस T की जगह पर 3/4 इंटू स्मॉल d प्लस 3/4d अपॉन एप्सिलॉन r। काटा पीटी तो कर ही सकते हो यार, इसके बटे में 1 कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो अगला स्टेप आ जाएगा हमारे पास C = में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4d माइनस 3d डिवाइड बाई 4 प्लस 3/4 स्मॉल d डिवाइड बाई एप्सिलॉन r, देन C = में A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यार ये जोड़ भाग गुणा भाग भी मैं ही करूँ, आप कर लीजिएगा। लास्ट स्टेप तोड़ के बता रहा हूँ, d/4 प्लस 3/4 इंटू स्मॉल d डिवाइड बाई एप्सिलॉन r। काटा पीटी कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो नए संधारित्र की क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की कहानी आपके समझ में आई होगी। ठीक है, और इसको रिवाइज कीजिए, बाकी की कहानी अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।